मैं डॉक्टर हमारी इस खास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा रखता है आपकी सेहत का विशेष ख्याल और लेके आता है हमेशा एक विशेषज्ञ को, जिससे कि आप पूछ सकते हैं अपने अपने विशेष सवाल। हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पलक जैन, जो कि ऑर्थोडेंटिस्ट हैं और दांतों के साथ साथ आपकी स्माइल कैसी हो उसका भी ख्याल रखती हैं। डॉक्टर पलक जैन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहला मुख्य सवाल जो रहता है ओरल हाइजीन। आखिर इस मुख का स्वास्थ्य क्या होता है, ये ओरल हाइजीन कैसी होती है और ये क्यों जरूरी है किसी एक आम नागरिक के लिए? डॉक्टर पलक। ओरल हाइजीन आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओरल कैविटी अगर आपकी क्लीन रहेगी तो आपकी ओवरऑल बॉडी पूरी हेल्दी रहेगी, क्योंकि सबका जाना मुंह से ही होता है। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए 2-3 चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले ब्रशिंग ट्वाइस करनी चाहिए। सबसे पहले एक सुबह और एक रात में सोने से पहले। दूसरी बात यह है कि कभी भी माउथ वॉश यूज जरूर करें। माउथ वॉश उन एरिया को कवर करता है जो टूथब्रशेस के ब्रेसेस जहां नहीं पहुंच पाते, वहां माउथ वॉश उसको क्लीन करता है। नंबर 3, जो देयर इज अ डिफरेंस रहता है स्वॉलोइंग और बाइटिंग में। जितना आप किसी भी फूड को च्यू करेंगे उतने अच्छे से वो डाइजेस्ट होके स्टमक पे जाएगा, तो वो ज्यादा कैविटी की चांसेस आपके मुंह में कम कर देता है। और अगर आप कोई भी चीज ज्यादा स्वॉलो कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं टीथ के बीच में स्पेस ढूंढ के कैविटी बना देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें, उससे आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहती है। ओरल हाइजीन और एक सबसे मुख्य समस्या रहती है आपस में बातचीत करते टाइम मुंह से एक तरीके की विशेष बदबू या बास आती है। तो इससे ओरल हाइजीन का क्या संबंध है और इस बात से कैसे बचा जा सकता है? बैड ब्रेथ, जिसको हम बुरी स्मेल, जो हमें खुद स्मेल नहीं आती है पर हमारे सामने वाले को आती है, इसके मेनली 4 कारण होते हैं। या फिर हम ओरल कैविटी की हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन है, या फिर हमारा स्टमक अपसेट है, या फिर 4th हमारे नोज ईयर के ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हो। इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक कॉटन टेस्ट होता है। आप एक कॉटन को लेके अपने टंग पे चलाइए और उसको 30 सेकेंड्स के लिए बाहर रख दीजिए। फिर उसी कॉटन को आप स्मेल करिए। अगर आपको स्मेल आ रही है मतलब आपकी बैड ब्रेथ है। नंबर 2, आप अपने हैंड के पीछे वाले एरिया को लिक करें और इसको 30 सेकेंड्स के लिए दूर रख लीजिए। फिर उसको स्मेल करें तो आपको समझ आएगा कि आपकी स्मेल बैड है या फिर नॉर्मल है। नंबर 3, फ्लॉस से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं आपकी स्मेल बैड है या नहीं। और इससे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? हम इसे रिकवर ऐसे कर सकते हैं कि हम ओरल हाइजीन मेंटेन करें, हम ब्रशिंग ट्वाइस करें, हम माउथ वॉश यूज करें, हम वाटर फ्लॉसर यूज करें, या फिर अगर इससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो हम फ्रूट्स खाएं, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रॉ वेजिटेबल्स। These vegetables helps to maintain the bad breath। वो आपकी स्मेल में जो सॉर की स्मेल आ रही है उसको कन्वर्ट करके फ्रूटी स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। हमारा स्टमक अपसेट नहीं होगा इन चीजों से, तो जो अंदर के कण हैं जिनकी वजह से भी बैड स्मेल आ रही है तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें एक मुख्य कारण जो होता है, हम मुंह की भी खराबी होती है, दांतों की भी खराबी होती है। ये जो एक चलन है विशेष तौर पे अपने इस एरिया में, गुटखा या तंबाकू सेवन, उसका कितना बड़ा रोल रहता है और ब्रश करने से उससे कैसे बचा जा सकता है कि इसके जो नुकसान है उससे हम बच जाएं? आज के एनवायरनमेंट में स्पेशली एमपी में गुटखा बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसकी वजह से ओरल कैंसर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। गुटखा से ओरल कैंसर क्यों होता है? इट्स बिकॉज कि हम उसको एक जगह पे रख लेते हैं। कभी आपने देखा होगा गुटखा खा के उसका स्टिकर फाड़ के हम इस साइड रख लेते हैं, वो ही कंटिन्यूअस इरिटेशन कर देता है और वो इरिटेशन व्हाइट पैच के फॉर्म में आ जाता है, जो धीरे धीरे प्री कैंसरस लीजन जिसे हम बोलते हैं, उससे वो कैंसर की तरफ जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस इरिटेशन उस जगह को पहुंचाता है। हैबिट हमें रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। हम इस हैबिट को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये श्योर कर सकते हैं कि हम एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट को दिखाएं। डेंटिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन जो आपका ओरल कैंसर सबसे पहले डिटेक्ट करता है। बॉडी में जितने भी कैंसर होते हैं, आपका कोई डिटेक्शन फर्स्ट में नहीं डिटेक्ट हो सकता, पर ओरल कैंसर एक ऐसी चीज है जो इंडिकेशन बहुत जल्दी दे देती है। आप उसका निवारण बहुत जल्द से जल्द करवा सकते हैं।
और गुटखा अगर आपसे नहीं छूट रहा है तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि कभी आप इस तरफ रखें, कभी आप उस तरफ रखें, जो कि एज अ डेंटिस्ट मैं प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, पर ऑल्टरनेटिव आप ये कर सकते हैं। और इसका यूज मिनिमम आपको रिड्यूस कर ही देना चाहिए, इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कैंसर से बचने का, मुख्य कैंसर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने डेंटिस्ट को रेगुलर फॉलो करते रहें, ब्रश करते रहें और गुटखा बिल्कुल छोड़ दें। ये तो हुई अपने मुख से बास आने वाली और हाइजीन की बात। अब हम शिफ्ट होते हैं दांतों पर। एक ऐसी चीज होती है कि जो बड़ी रेयर है, लेकिन हर कोई किसी इंसान को मालूम होना चाहिए। कई बच्चे पैदा होते हैं पैदाइशी दांत लेकर, वो क्या चीज होती है और उसका कैसे इलाज किया जा सकता है? देखिए, उन टीथ्स को बोलते हैं नियोनेटल टीथ्स, जो दांत पहले से ही आ चुके होते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं उनके मुंह में दांत रहते हैं। दीज बेसिकली अ रेयर डेवलपमेंटल अनोमली रहती है कि वो बाय चांस आ गए हैं उनके मुंह में। उन दांतों का कोई यूज नहीं रहता, वो एक्चुअली बेबी को और इवन उनकी मदर को ड्यूरिंग फीडिंग प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। इट इज अ कंटिन्यूअस इरिटेशन देती है। तो उनको एक्सट्रैक्ट कराना किसी भी डेंटिस्ट से, आपकी खुद गायनिक आपको कंसल्ट कर देंगी कि आप जाके डेंटिस्ट से निकलवा लीजिए, क्योंकि उनका कोई यूज नहीं होता है। इनफैक्ट वो एक बेसिकली रेयर अनोमली है जो उनके बॉडी में आ गई है, तो आप उनको रिमूव करा दीजिए। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इनफैक्ट वो बेटर ही रहता है एक बेबी के लिए। तो जो पैदाइशी बच्चों में दांत होता है, बिना किसी मिथ के, बिना किसी भगवान की देन माने हुए उसको निकलवा लेंगे तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस चीज को हमें इमीडिएट डेंटिस्ट से कंसल्ट करके निकलवा लेना चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 28 और 32 का कंसेप्ट। बच्चों में बोला जाता है दूध के दांत होते हैं जो 28 होते हैं, और बाद में एक ऐसी दाढ़ आती है जिसको बोला जाता है मैच्योरिटी के लिए अकल दाढ़, जो 32 में कन्वर्ट होती है। तो ये अकल दाढ़ कितनी यूजफुल है, कितना परेशान करती है, इसका क्या क्या फायदा है? अक्कल दाढ़ पहले के जमाने में हमने सुना है कि उन्हें कभी अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो इसीलिए क्योंकि उनके ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट होते थे। वो बहुत कड़क चीज खाते थे, फाइब्रस चीज खाते थे, दैट इज शुगर केन कंटिन्यूस च्यू करते थे, ये सब चीजें खाते थे। पर आज के जमाने में शुगर केन बेसिकली हम जूस के फॉर्म में ले लेते हैं। एवरीथिंग टू बी सॉफ्ट चीजें हम मोस्टली यूज करते हैं। इसकी वजह से विजडम टूथ बेसिकली अक्कल दाढ़ अपनी जगह पे नहीं उग पाता, उसे पोजीशन नहीं मिल पाती। इट कम्स एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो उसको अपनी पोजीशन बनानी है जबड़े में, नहीं मिल पाती तो वो कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, कभी नीचे ही रह जाता है या कभी इम्पैक्टेड रह जाता है, मतलब वो आ ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से आज की जनरेशन को ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो कंटिन्यूअस इरिटेशन दे आपके मुंह में तो इट्स बेटर कि आप उसे निकलवा दें, क्योंकि या फिर वो धीरे धीरे ओरल कैंसर की तरफ जाता है, या फिर वो अपने साइड वाले टूथ को, जो कि इंपॉर्टेंट होता है 7 नंबर के टूथ को, वो अफेक्ट करता है। तो उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाना चाहिए। उसके कुछ साइंस रहते हैं कि आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाए कि भाई ये विजडम टूथ हमें प्रॉब्लम कर रहा है, इसे हम निकलवा दें। 5 बेसिक साइंस रहते हैं। सबसे पहले आपको पेन और स्वेलिंग रहती है। नंबर 2, आपको जॉ ओपनिंग और क्लोजिंग में पेन होने लगता है। नंबर 3 इज कंटिन्यूअस रेडिएशन पेन टुवर्ड्स योर नेक एंड टुवर्ड्स योर ईयर इज प्रेजेंट। नंबर 4, फाउल स्मेल आने लगती है आपके मुंह से। एंड नंबर 5, डिसकलरेशन दिखने लगता है और चीक पे बाइट दिखने लगती है। अगर आपको ये 5 साइंस दिखे, ये आपके प्रॉपर इंडिकेशन है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर ओपीजी कराएं और वो दांत एक्सट्रैक्ट करवाएं। 16 से 18 साल में अगर हमारे 28 के 28 रहते हैं, 32 की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, तो चौथा दांत जो रहता है चारों तरफ, उसके लिए हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और अगर नहीं हो तो क्या उसको सर्जरी करके बाहर निकाला जाता है? कई बार वो अंदर दबा रहता है, जिसे आप इम्पैक्टेड बोलते हैं, और बाहर नहीं आता है, वहां पे स्किन कलर चेंज हो जाता है, गम्स का कलर चेंज हो जाता है, तो उसको क्या सर्जरी करके बाहर निकालते हैं? क्या किया जाता है उसके लिए? बिल्कुल सर, उसे निकलवा देना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस वहां सिस्ट बना देगा, क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही है बाहर आने की। तो वहीं के वहीं वो सिस्ट बना देगा, फेशियल स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी और कॉम्प्लिकेटेड सीरीज में वो चला जाएगा। इसलिए अर्ली डिटेक्शन करके उसको रिमूव करा सकते हैं थ्रू सर्जरी। अच्छा, अगर हमने उसको निकाल दिया तो उसका कोई ड्रॉबैक है क्या? नहीं, विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन से कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। इनफैक्ट इट इज वेरी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। फॉर कोई आपको कोई डिसीज हो, उससे पहले डिटेक्शन इज बेटर, बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर।
मतलब 28 तो जरूरी है, लेकिन 4 और जुड़ जाते हैं 32 होने के लिए, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान के लिए चबाने के लिए हेल्प हो जाती है। ये आपका कहने का मतलब है। अब ये तो हम चले इन चीजों पे। अब इन्फेक्शन होता है, एक बोलते हैं कैविटी। कैविटी क्या चीज होती है, कैसे बनती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और एक शब्द हम लोग आरसी या रूट कैनाल बहुत उपयोग करते हैं। तो कैविटी और रूट कैनाल का क्या संबंध है? बेसिकली सबसे पहले अगर आप अपनी ओरल हाइजीन, ओरल हैबिट मेंटेन करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। खाने का एक कण कहीं भी डिपॉजिट हो जाए, वो निकल नहीं पाए, तो वो धीरे धीरे एसिड जो बनता है हमारे मुंह के अंदर, वो एक कैविटी फॉर्म कर देता है। दांतों की 3 लेयर्स रहती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। जब इनेमल पे रहता है तो हम उसको फिलिंग से बचा सकते हैं, और जो वहां तक खराब होता है उसे बोलते हैं कैविटी। वो धीरे धीरे बढ़ता है, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, खाना फंसने दो, कुछ नहीं होता, अभी दर्द तक नहीं पहुंचा, धीरे धीरे उसमें सेंसिटिविटी हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि आपका दांत फर्स्ट लेयर क्रॉस करके सेकेंड लेयर पे पहुंच गया है, दैट इज डेंटिन। और अगर हम इसमें भी इसको छोड़ते जाए, खुद का ही ट्रीटमेंट, घर होम रेमेडी करते रहे, धीरे धीरे वही दांत पल्प तक पहुंच जाता है, मतलब थर्ड लेयर का। तब उस दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल करना पड़ता है, जो कि है दांत की नस का इलाज, जिसमें आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डेंटिस्ट उस दांत को वहीं के वहीं बचा सकता है। अगर आप नहीं कंसल्ट करते तो यही कैविटी कैविटी धीरे धीरे रूट कैनाल की तरफ जाके दांत को एक्सट्रैक्शन की पोजीशन पे ले जाती है। तो दांत को बचाना चाहिए इनिशियल स्टेज में ही, कैविटी की स्टेज में ही। नहीं बच पाए तो आज के जमाने में रूट कैनाल हो जाते हैं, जो आपके दांत को वैसे पुरानी पोजीशन पे ही ले जाते हैं। ओरिजिनल दांत हमेशा अच्छे रहते हैं। ओरिजिनल दांत को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। मुस्कुराहट, चेहरा, ये जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है दांतों पर डिपेंड करती है। अगर आड़े टेढ़े दांत होंगे तो मुस्कुराहट भी खराब हो जाएगी, होंठ ऊपर बढ़ जाएंगे, नीचे का होंठ फैल जाएगा। तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है और कैसे डायग्नोज करते हैं कि दांत गड़बड़ हो रहा है, और उसको किस तरीके से रीशेप में लाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी अर्ली डिटेक्शन आप करें। 11 to 14 years इज द बेस्ट एज टू शो टू योर डेंटिस्ट। अपने चाइल्ड को डेंटिस्ट के पास ले जाएं। उसी टाइम परमानेंट टीथ का डेवलपमेंट होता है। टीथ आपकी ओरल कैविटी में आते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है कि आपके दांत कहाँ जाएंगे, किस पोजीशन पे आ रहे हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं। किसी के आपने दांत देखे होंगे बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं जौ के, किसी के बहुत अंदर रह जाते हैं, किसी की डीप बाइट हो जाती है कि नीचे तक टच करते हैं ऊपर के दांत, किसी के दांत टच ही नहीं करते, ओपन रहते हैं, किसी को जॉ में पेन होता है। ये सब के सब इंडिकेशन है कि आपको एक ऑर्थोडोंटिस्ट की जरूरत है जल्द से जल्द, कि वो आपके टीथ को अलाइन करें, सही पोजीशन पे ले जाए। आप इनफैक्ट एक ऑर्थोडोंटिस्ट आपकी बोन करेक्शन भी कर सकता है until and unless you are 16 to 18 years of age। हम थ्रू ऑर्थो, थ्रू ब्रेसेस, थ्रू अप्लायंसेस हम उस चीज को भी करेक्ट कर सकते हैं। तो जितने अच्छे से, जितने जल्दी आप अपनी स्माइल मेंटेन करेंगे, उतनी लंबी आपकी वो ही स्माइल चलेगी। क्योंकि अगर दांत टेढ़े मेढ़े रहे तो वहां पे खाना फंसता है, उसकी वजह से कैविटीज होती है, धीरे धीरे आपके असली दांत नकली में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट को जल्द से जल्द 11 to 14 ईयर्स की एज में अपने बच्चे को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ले जाएं कि वो इसको करेक्ट कर पाए। अब इसमें बच्चों को एक या पेरेंट्स को भी मन में लगा रहता है कि तार कस देंगे, उसके ऊपर कोई भी चीज लगाएंगे तो वो दिखती रहेगी, तो बच्चे संकोच करते हैं स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में। तो कोई नई तकनीकी आती है जिसको इसको छुपा के भी इलाज किया जा सके? जी सर, आजकल पहले हमने देखा है कि मेटल के ब्रेसलेट्स रहते हैं, मेटल के वायर्स रहते हैं, पेशेंट डर जाते हैं कि भाई मैं स्कूल में कैसे लगूंगा, मेरा बच्चा अच्छा नहीं लगेगा। वी हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर इट। उनको हम बोलते हैं अलाइनर्स, जिन्हें हम इजीली निकाल सकते हैं और इजीली लगा सकते हैं। इससे पेशेंट का बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। इसको हम एट द एज ऑफ 50 to 60 ईयर्स तक पेशेंट को दे सकते हैं इफ दे हैव अ प्रॉब्लम। अगर उनके गम्स की कंडीशन अच्छी है, हम हर एज के इंसान को, पेशेंट को ये चीज दे सकते हैं। ये धीरे धीरे आपके टीथ को रिमूव करते हैं, और इसमें आपको एक ऑर्थोडोंटिस्ट ये तक बता सकता है कि अभी आपकी स्माइल कैसी है और हम इस स्माइल को कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हम कैसे आपकी स्माइल को ला सकते हैं। इसमें आपको ही इजीली, आप इसको कहीं पार्टी वार्टी में जाएं तो आप इसको निकाल दें और आते ही उसको वापस लगा लें। जितना आप इसको लगाएंगे उतने अच्छे ट्रीटमेंट, इतना अच्छा रिजल्ट आपको उस चीज का मिल पाएगा।
आपने बताया कि हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आगे इन खराब दांतों से क्या दिक्कत आएगी, तो बेसिकली 3D या AI टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज्यादा है। तो AI के कारण हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये दांत आगे बढ़ के कैसा खराब करेगा और आपका चेहरा कितना बिगाड़ देगा। तो समय पे हमें ऑर्थोडेंटिस्ट से संपर्क कर लेना चाहिए। इनको क्या बोलते हैं? इनविजिबल अलाइनर्स, इनविजिबल अलाइनर, जो कि हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारे दांतों की सुरक्षा पूरी तरह कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे कि इनमें अलाइनर्स लगे हुए हैं। तो ये नेचुरल जो डेंचर रहता है उसके ऊपर ऐसा कवर हो जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर के समान होता है, आपको शेप दे देता है और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को लगातार बना के रखता है। डॉक्टर पलक, मैं ये जानना चाहूंगा कि 60-70 की उम्र के बाद में दांतों का झड़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद एक एक दो दांत कम हो जाते हैं, उसके कारण से चबाने में दिक्कत आती है, गम्स की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है और फाइनली हम डेंचर कैसे बना के दे सकते हैं? अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर 50-60 इयर्स ऑफ एज, आप मेक श्योर करें कि आप एक OPG एक्सरे करा ले। बेसिकली उसको बोलते हैं ओरल पेंटेमोग्राम। उससे क्या होता है, उस एक एक्सरे में आपके पूरे मुंह के दांत क्या पूरा में एनाटमी पता चल जाती है। आपका डेंटिस्ट आपको ये बता देगा किस दांत की कितनी लाइफ है, तो हम जिस दांत की लाइफ कम हो उसे निकलवा सके, रिमूव करके जो दांत बच सके उन्हें बचा के बाकी का ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव ऐसे बनते हैं, या फिर आप निकालने लगाने वाली ट्रेज यूज कर सकते हैं, या फिर आजकल हम इम्प्लांट्स यूज कर देते हैं। थ्रू इम्प्लांट्स हम परमानेंट बोन के अंदर इम्प्लांट बेसिकली टाइटेनियम का होता है, उसे अप्लाई करके उस पर डेंचर्स लगा सकते हैं, उस पर ब्रिजेस बना सकते हैं और आपका टूथ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये सिंगल टूथ ट्रीटमेंट हो गया कि इम्प्लांट डाल दिया हमने, और इम्प्लांट आपने बताया टाइटेनियम का। टाइटेनियम जो MRI फ्रेंडली होता है, जिससे भविष्य में कभी जरूरत पड़े MRI कराने की तो आपको टाइटेनियम के ही इम्प्लांट डलवाने चाहिए, जिससे कि वो नुकसान नहीं करते और MRI आराम से हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा किया बता के, क्योंकि पेशेंट हमेशा यही पूछते हैं कि MRI में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये तो हुए सिंगल या 2 टूथ अपने हो गए, उसमें इम्प्लांट डाल दिया, लेकिन अगर हमें पूरे दांत निकालना पड़े और डेंचर बनाना पड़े तो वो किस तरीके के गम्स की जरूरत पड़ती है, कितना हेल्दी बेस होना चाहिए और किस एज तक के लोगों को हम आर्टिफिशियल डेंचर लगा सकते हैं? सो बेसिकली जो हमारे गम्स होने चाहिए हेल्दी पिंक कलर के होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई ओरल कैविटी की डिसीज नहीं होनी चाहिए, आपका रिज मेंटेन रहना चाहिए। और आजकल डेंचर्स तो लगते ही हैं, उसके अलावा आजकल इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी लग जाते हैं कि हम 6 स्क्रूज नीचे डाल देते हैं, 4 to 6 अकॉर्डिंग टू योर रिज, अपर जॉ में डाल के हम डेंचर्स को भी फिक्स कर देते हैं। तो वो पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल हो जाता है कि उन्हें बार बार निकालना नहीं पड़ता, या सोते टाइम उन्हें डेंचर्स बाहर नहीं निकालने पड़ते। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी एक ऑप्शन है और नॉर्मल डेंचर्स भी पेशेंट लगवा सकते हैं। अगर हम फिक्स डेंचर बनाते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक डर रहता है कि अगर प्रॉपर सेट नहीं हुआ और फूड पार्टिकल जाके जम गया और लंबे समय तक पड़ा रहा कि उसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं क्या? नहीं सर, बहुत मिनिमम रहते हैं। हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप वो क्लीन कर सकते हैं। हम वो पोर्शन ही नहीं छोड़ते कि कुछ फूड पार्टिकल्स अंदर घुस पाए, और उसमें भी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो जिससे हम फिक्स करते हैं इम्प्लांट, उसी से हम वो डेंचर निकाल के क्लीन करके वापस लगा सकते हैं अगर हम चाहें तो। एज अ डेंटिस्ट सेम डेंचर रीयूज हो जाएगा अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ द ऑर्थोडेंटिस्ट की मतलब हेल्प अपने को लगती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि फिक्स डेंचर हो गया, बार बार निकालना नहीं। और एक बड़ा रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है कि डेंचर टूट के साथ में अंदर पेट में निगल लेना। तो कई बार वो खाने की नली में या सांस की नली में फंस जाता है, जो रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो ओल्ड एज में बहुत परेशान करता है। तो नई टेक्नोलॉजी के कारण से इस चीज से भी बचा जा सकता है। तो अब ये बात करेंगे डॉक्टर पलक कि जनरल आदमी जो कि शहरों में रहता है वो तो टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज कर लेता है, जो गांवों में रहता है आज भी हम बोलते हैं दातून करना या मंजन करना, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? देखिए, दातून मंजन करने से बेसिकली आप दांत को घिस रहे हो, दांत को घिस के आप उनकी आगे की लेयर हटवा रहे हो, जिससे आपको लगता है भाई मेरे दांत तो बहुत ज्यादा साफ हो गए, चमकने लगे। वो चमक नहीं रहे, आप दांतों की ऊपर लेयर को हटा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप ये देखोगे उन पेशेंट्स में मोस्टली दांत हिलने लगते हैं या दांत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें एक ब्रशिंग पैटर्न यूज करना चाहिए। ब्रशिंग पैटर्न में
हमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाला ये ब्रश का एरिया होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, वो छोटे से छोटा होना चाहिए आपका, और ये आपके ब्रिसल्स होते हैं उन्हें स्ट्रेट होना चाहिए। एज सून एज ए कॉलीफ्लावर शेप बने आपका ब्रश के ब्रिसल्स, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और ये हैंडल बड़ा होना चाहिए जिससे कि वो पीछे के पीछे एरिया आपके रीच कर सके। और हमेशा मेक श्योर कि आप जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट आपके इसको क्लीन नहीं करता, टीथ को क्लीन नहीं करता, वो एक ब्रश का रोल है। टूथपेस्ट बस एक मीडियम है जो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो ये गाँव में भी जरूरी है ये चीज बताना कि आप ब्रश को एवरी 3 मंथ्स में चेंज करें और ब्रश यूज करें। हमें ब्रशिंग से रेगुलर जो डिपॉजिट होता है वो हटाना है, हमें दांत को मांझना नहीं है, हमें एक रेगुलर क्लीनिंग प्रोसेस मेंटेन करना है कि कुछ भी कहीं भी जमे ना। वो लोग बहुत जोर से मंजन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके दांत, आपने देखा होगा मोस्टली 40-50 इयर्स में गाँव के लोगों के दांत टूटने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दैट इज अ हार्ड ब्रशिंग, बहुत जोर जोर से करते हैं, मांझ लेते हैं दांत, वो हमें अवॉइड करवाना है। तो हमें ब्रशिंग करनी है, ट्वाइस करनी है, लाइट ब्रश से करनी है, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से करनी है, हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है। अब मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा डॉक्टर पलक, हमारे दर्शकों के लिए ब्रश कैसे करना चाहिए, सॉफ्ट कितना होना चाहिए और ब्रश करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरीके से अच्छे से ब्रश करें जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिल सके? जी, ब्रशिंग पैटर्न है जिसको मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने बहुत सारे एड्स में देखा है कि ब्रश साइड साइड करते हैं, जी नहीं, ब्रश ऐसे नहीं किया जाता। ब्रश हमेशा अप एंड डाउन किया जाता है, एंटीरियर एरियाज में, पीछे एरिया में राउंड किया जाता है सर्कुलर मोशन में। उसके बाद आपको ओक्लूजल सरफेस, जिस दांत की एरिया से हम चबाते हैं, उसके बाद उस एरिया को कवर किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंदर के एरिया को, जिसको हम लिटरली अवॉइड करते हैं मोस्टली लोग, उसको क्लीन किया जाता है, उसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो हम गम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ऊपर से नीचे ले जाना चाहिए। तो बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर इस चीज को आप मेंटेन करेंगे तो आपकी ओरल हैबिट बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर पलक आपने, और अगर इस तरीके से ब्रश करेंगे, ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे, तो हमें ऑर्थोडेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दर्शकों से मेरा अनुरोध है, देखते रहिए DNN। हर बार हम लेकर आते हैं सेहतनामा में एक नए विशेषज्ञ को एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।